की इकट्ठा भीड़ विजेंद्र पर हमला करने को उतारू थी। विजेंद्र के 8-10 आदमी हाथों में लाठियां लेकर गाड़ी के अगल बगल में खड़े हो गए थे। लेकिन विजेंद्र भी ये बात जानता था कि अगर इस भीड़ ने हमला किया तो उनके इतने आदमियों से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। विजेंद्र सोच रहा था कि किसी तरह से इन लोगों को शांत किया जाए। नीचे खड़े उसके आदमी भी सभी को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि शांत होकर बात सुने, लेकिन भीड़ तो भीड़ होती है, वो तो एक बार जो दिमाग में घुसा लेती है फिर वही चलता है। काफी शोरगुल होने लगा और मारो मारो की आवाजें लगातार बढ़ने लगी। तभी एक वृद्ध भीड़ से निकलकर आगे आया और उसने सबको शांत किया। शायद वो गांव का सरपंच था। अरे भाइयों रुको, बिना पूरी बात जाने इस तरह से हो हल्ला करना गलत है, और आप लोग इस तरह से किसी को मार दोगे तो क्या होगा। इस वक्त वैसे भी एक गंभीर समस्या का सामना हम सब लोग कर रहे हैं। जरा सोच समझकर काम करना चाहिए। क्या पता आप जिसको चोर समझकर मारने तुले हो वो कोई शरीफ आदमी निकल आए और बाद में पछताना पड़े। इसीलिए थोड़ा शांति से मेरी बात सुनो और इनकी भी बात सुनो। लेकिन सरपंच साहब जरा ये बताइए कि इतनी रात को अपने गांव की समस्या को छोड़कर ये यहाँ क्या कर रहा है, और इसके आजू बाजू लठैत भी हैं। अब तक तो ये अकेला था, अब हमने हल्ला किया तो ये छुपे हुए इसके आदमी निकलकर सामने आए हैं। पक्का यही चोर है, ये कोई शरीफ आदमी नहीं है। आप सामने से हट जाइए, हम आज इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे राम सिंह सुन मेरी बात, ये कुंजपुर के ठाकुर भवानी सिंह के भतीजे हैं और इन्हीं के साथ ये 10-15 आदमी हर वक्त रहते हैं। अपने गांव के किसी भी बुजुर्ग से पूछ ले, वो ठाकुर भवानी सिंह को जानता है और ये भी जानता है कि ठाकुर साहब कितने नेक दिल इंसान हैं। इसलिए ये लोग चोर नहीं हो सकते। लेकिन सरपंच साहब, ठाकुर भवानी सिंह का नेक दिल होना इस बात का सबूत नहीं है कि ये आदमी भी उन्हीं की तरह सही होगा। हो सकता है कि ठाकुर साहब की भलमनसाहत की आड़ में ये कोई 2 नंबरी धंधा करता हो और ठाकुर साहब के नाम के कारण अब तक किसी के पकड़ में नहीं आया हो। हम तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। चुप रहो तुम सब लोग, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैंने कह दिया कि ये चोर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, समझ गए सब लोग। अब जाओ अपने अपने घर, या इतना ही जोश है तो रात भर जाग कर सब अपने गांव का पहरा दो, ताकि कोई चोर या डायन गांव में न घुसे। गांव के गायब हो रहे बच्चों के बारे में सोचने की बजाय आप किसी शरीफ आदमी को मारने पर तुले हो। सरपंच साहब, यही मैं इन्हें समझा रहा था कि इस तरह से विलाप करने की बजाय कुछ कीजिए। आज हमारे गांव में सब लोग रात को पहरा देते हैं। 2 बार हमने उस डायन को देख भी लिया और उठाए गए बच्चों को भी वापस ले आए। अगर इसी हिम्मत से डटे रहेंगे तो बहुत जल्द हम उस डायन को भी पकड़ लेंगे। लेकिन गलती आपकी भी है। आपको दूसरे गांव में इतनी रात को बिना इजाजत के नहीं घुसना चाहिए। लोगों का क्या है, अब इतने लोगों का आप सामना कैसे करते? कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? जी सरपंच साहब, मैं अपनी ये गलती मानता हूँ, लेकिन उस डायन को पकड़ने के लिए और हमारे बच्चों को बचाने के लिए जो मुझे उचित लगा वो किया। बस आपको सूचना देना मैं भूल गया। इस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अब घर चलिए, इस मसले पर बैठकर बातचीत करते हैं। हम भी बहुत परेशान हैं, शायद आपसे बातचीत करने से कोई रास्ता निकल आए। जी सरपंच साहब, जरूर, और भीड़ से बचाने के लिए धन्यवाद। जी अब चलिए। इधर विजेंद्र को बचाकर रतनवास के सरपंच उसको अपने घर ले गए और इस वक्त फैल रहे उस डायन के खौफ से बचने के बारे में चर्चा करने लगे। कुंजपुर में दामोदर अपने घर में अभी तक वो कपड़े लेकर बैठा था और सोच रहा था। अंदर के रूम में भावेश पसीने से तरबतर अपनी पत्नी को देख रहा था। सुगंधा अब खड़ी हो गई थी। नंगे बदन के साथ वो कुछ पूजा पाठ जैसा ही कर रही थी। इतनी देर तक ध्यान से देखने के बाद भावेश को कुछ समझ में आ रहा था। सुगंधा अपने रूम में किसी मुर्दे की खोपड़ी की साधना कर रही थी। भावेश ये देखकर डर गया। उसके शरीर से पसीना टपकने लगा और सोए हुए ही वो कांपने लगा। सुबह के 3 बज गए थे। सुगंधा की पूजा पाठ खत्म हुई तो उसने वो खोपड़ी एक झोले में डाली और अपनी अलमारी में रख दी।
जब वो वापस पलंग की तरफ मुड़ी तो देखा कि भावेश जाग चुका है। सुगंधा ने एक झटका खाया। भावेश अब पलंग पर बैठ गया और वो सुगंधा को गौर से देखने लगा। सुगंधा भावेश की तरफ देखकर मुस्कुराई और मटक कर चलती हुई उसके पास आई। ऐसे क्या देख रहे हो जी? आज बिना कपड़ों के ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ क्या? तुम ये क्या कर रही थी, जरा वो बताओ। कुछ नहीं, अपने शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक जड़ी बूटी की गर्म भाप ले रही थी ताकि तुम मेरे और नजदीक आ सको। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पिछले 6 सालों से हम साथ हैं। कभी तुमने इस तरह से बात नहीं की और ना ही मैंने तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी निकाली है। फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इस तरह से ये सब कर रही हो? और टाइम देखो क्या हो रहा है। रात के इस समय कौन सी जड़ी बूटी का उपयोग कर रही थी और किसने बताया तुम्हें ये सब? वो मैं मजाक कर रही थी। दरअसल बात कुछ और है। मैं पहले कपड़े पहन लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। सुगंधा दूसरी तरफ जाकर कपड़े पहनने लगती है। भावेश उसको शक की निगाह से देखता है। वो समझ गया था कि सुगंधा कुछ गलत कर रही है। कपड़े पहनने के बाद सुगंधा भावेश के नजदीक आकर बैठ जाती है। जी, अब बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं क्या पूछ रहा था। रात के समय तुम ये सब क्या कर रही थी, वो बताओ। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। कितने टोने टोट के आपने भी किए थे बच्चा होने के लिए। अब आप अनजान की तरह से क्या पूछ रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ। 1 साल पहले ही मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि अब किसी बाबा के पास नहीं जाना है और ना ही किसी तरह का कोई टोटका करना है। जितने करने थे वो सब कर लिए, उनसे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? और ये किसने बताया तुझे? कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इतने किए थे तो एक और करने से क्या दिक्कत है? शायद इस बार काम बन जाए। मुझे माँ ने बताया था कि इस तरह से करने से काम बन जाएगा। अब आपको क्यों तकलीफ हो रही है इन सब में? पहले तो आप खुद रात को चौराहे पर जाकर के टोटके करते थे। हाँ, करता था, लेकिन सिर्फ बच्चे के लिए। और आज तुम जो कर रही हो वो कुछ और ही था। इतना तो मैं समझ गया। वो झोला निकालो वापस, मुझे देखना है कि उसमें क्या था। इस तरह से नंगा होकर कौन सी पूजा की जाती है, वो भी रात के इस टाइम? मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे के लिए टोटका कर रही थी और कोई पहली बार नहीं किया था। आपको पता है, अब जिद करने की जरूरत नहीं है। सो जाओ चुपचाप, कहीं कुछ नहीं देखना है, समझे? क्या बोली? चुपचाप सो जाऊं और कुछ नहीं देखना है? रुक, अभी देखता हूँ खुद जाकर। अगर आपने अलमारी को हाथ लगाया ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी ये हिम्मत, देखता हूँ तुम क्या करती हो। भावेश अलमारी की तरफ जाता है तो सुगंधा हवा की स्पीड से जाकर अलमारी के आगे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा अजीब सा बन जाता है। गुस्से में आकर सुगंधा ने भावेश को धक्का मारा। कागज की तरह उड़कर भावेश पलंग पर गिर गया। उछलकर सुगंधा भावेश की छाती पर चढ़ जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। साले नामर्द, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात नहीं मानता है। एक बार बोल दिया ना, फिर भी जिद करता है। ले, अब दिखा तुझमें कितनी हिम्मत है। सुगंधा का चेहरा बदल गया था। लंबे लंबे दांतों के साथ वो भयानक सा रूप ले चुकी थी। भावेश हक्का बक्का रह गया। वो जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करके जोर जोर से रोने लगा।